हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हम लोग एरोमेटिक और एलिफेटिक यौगिकों में अंतर क्या होता है उसको पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसको पढ़े थे, और हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार हम लोग देखे थे। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको हम लोग एल्केन कहते हैं पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोगों को पढ़ना शुरू करना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं। वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, या तो द्विबंध होगा या तो त्रिबंध होगा। यदि किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग बोलते क्या है बच्चों, उन्हें हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग दो वर्ग देखते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए उसको हम लोग बोलेंगे एल्कीन। ठीक ना, जिस हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल जाता है उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। ये वहीं पे अगर हम लोग बात कर लें एल्काइन की, तो एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना। कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होगा, और वहीं पे डबल बॉन्ड के स्थान पे अगर क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, त्रिबंध अगर उपस्थित हो जाए तो उसको हम लोग एल्काइन बोलेंगे। एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। CnH2n-2 एक एक करके हम लोग समझते हैं, देखिएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में क्या उपस्थित होगा, द्विबंध या त्रिबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना, उपस्थित होते हैं, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोगों को एल्कीन और एल्काइन के बारे में बात करना है, ठीक ना। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एल्कीन। जिस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध उपस्थित होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन, है ना। जिस हाइड्रोकार्बन में अगर आपको द्विबंध देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए बच्चों, द्विबंध देखने को मिल जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। और एल्कीन का रासायनिक सूत्र होगा CnH2n, ठीक ना। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CnH2n, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब दो कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ पे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी दो कार्बन के बीच में आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड यानी द्विबंध। जहां पर भी द्विबंध देखने को मिल जाएगा उसको हम लोग एल्कीन की कैटेगरी में रखेंगे, यानी उसको हम लोग एल्कीन कहेंगे, ठीक है। यदि हम लोग एल्काइन की बात करें बच्चों तो एल्काइन क्या होता है, जिस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध उपस्थित होता है, मतलब द्विबंध उपस्थित होगा तो उसको एल्कीन कहेंगे, और त्रिबंध उपस्थित होगा तो उसको एल्काइन कहेंगे, ठीक ना। तो जिस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध उपस्थित होता है उन्हें एल्काइन कहते हैं, और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 ना, CnH2n-2, ठीक है। यदि इसके एग्जाम्पल की बात कर ले बच्चों तो इसका एग्जाम्पल होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दो कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है तो कम से कम दो कार्बन होने चाहिए। देखिए यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब दो कार्बन के बीच में हमको त्रिबंध दिखाई दे रहा है, और त्रिबंध का मतलब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये एल्काइन होगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH,
ठीक ना। तो यहाँ भी 2 कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो जब कभी भी हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो उसे हम लोग एल्कीन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो उसको एल्काइन कहेंगे, ठीक ना। इसको हम लोग किस फार्मूले से निकालते हैं, तो अगर एल्कीन की बात करें तो CnH2n होता है उसका फार्मूला, एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है मेथेन, ठीक ना। मेथेन के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए मेथेन की बात करें यदि मेथेन की बात की जाए बच्चों, तो मेथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4। और यदि हम लोग इसके अणुभार की बात कर लें तो इसका अणुभार 16 होता है, 16, ठीक ना। इसका अणुभार कितना होता है? 16। आप निकाल भी सकते हैं। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का कितना होगा? 12। एक हाइड्रोजन का 1 होगा तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 4। तो 12 और 4 कितना? 16, यानी कि इसका अणुभार 16 होता है। इसको सर्वप्रथम दलदली स्थान जो होता है जिसको हम लोग मार्स प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दलदली स्थानों को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक ना, इंग्लिश की भाषा में मार्स प्लेस बोलते हैं। और दलदली स्थानों से इसे सर्वप्रथम बोल्टा नामक वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था। बोल्टा नामक वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था। इस मेथेन गैस की अगर हम बात करें तो मेथेन गैस की जो आकृति होती है ये चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है बच्चों? चतुष्फलकीय होती है। और इसकी संरचना की बात कर लें, देखिए इसकी संरचना कार्बन के साथ चतुष्फलकीय संरचना में ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसकी संरचना आपको सामने दिख रही है। यदि हम लोग मेथेन में आबंध कोण की बात कर लें, यानी ये जो आबंध है इनके बीच में जो कोण होगा उस कोण की बात कर ले बच्चों, तो आबंध कोण जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और कार्बन का जो संकरण होता है बच्चों sp3 होता है। मेथेन में कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3 होगा, ठीक है। यदि हम लोग मेथेन के स्रोत की बात करें, मेथेन प्राप्त कहां से होता है, इसके सोर्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मेथेन जो होता है ये प्राकृतिक गैस से, ठीक ना, प्राकृतिक गैस में लगभग 90% पाई जाती है आपकी मेथेन गैस, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखा गया है, यह प्राकृतिक गैस में लगभग 90% पाई जाती है। यानी जो मेथेन गैस होती है ये प्राकृतिक गैस में लगभग 90% पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये कोयले की खदानों से भी प्राप्त होती है ना। कहाँ से? इसे कोयले की खान से भी प्राप्त हम लोग करते हैं। इसे फायर डंप गैस भी कहा जाता है। देखो मेथेन को फायर डंप गैस क्यों कहा जाता है बच्चों? इसलिए कहा जाता है कि जो मेथेन गैस होती है जैसे ये वायु के संपर्क में आती है तो वायु में ऑक्सीजन भी होता है ना, उसके संपर्क में जैसे ही आएगी ये विस्फोट उत्पन्न करती है। ये जैसे विस्फोट उत्पन्न करेगी तो इस गैस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? फायर डैम्प गैस। क्या बोलते हैं बच्चों? फायर डैम्प गैस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस गैस को फायर डैम्प गैस कहा जाता है तो मेथेन गैस को, ठीक ना। यही कारण भी होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि जब कोयले की खदानों में अचानक आग लग जाती है तो इसका कारण ये मेथेन गैस ही होता है कि कोयला जो होता है हमारा जीवाश्म ईंधन है, और इससे मेथेन गैस जो होती है, कोयले की जो खानें होती हैं वहां से मेथेन गैस बाहर निकलती है। और मेथेन गैस से हम लोग, जैसे मेथेन गैस बाहर निकलेगी कोयले से और वायु के संपर्क में आएगी तो चिंगारी उत्पन्न करती है, विस्फोट उत्पन्न करता है। और उन्हीं के द्वारा क्या होता है कि कोयले की खदानों में कभी कभी आग लगने की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक ना, मतलब आग भी लग जाता है, ठीक है। तो इस गैस को हम लोग फायर डैम के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, इसे दलदली स्थान से भी प्राप्त किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि मेथेन गैस को सबसे पहले वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने दलदली स्थान से ही प्राप्त किया था। इसे हम लोग दलदली स्थान, दलदली का मतलब जहाँ पे कोई पदार्थ सड़ रहा है, गल रहा है, या फिर जो भूमि ऐसी है, ठीक ना, जहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ हैं वहां से कोई न कोई गैस उत्सर्जित हो रही है, ठीक ना, पदार्थों के सड़ने गलने से कोई न कोई गैस बाहर निकल रही है, तो उस गैस को हम लोग बोलते क्या है? मार्स गैस, ठीक ना। दलदली स्थानों से निकलने वाली जो गैस होती है उसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं। और ये दलदली स्थानों से निकलने वाली जो गैस होती है वो आपकी मेथेन ही होती है, जिसको हम लोग मार्स गैस कहते हैं। आगे हम लोग बात करें बच्चों,
यह तेल कूप से निकलने वाले गैसीय मिश्रण से भी प्राप्त किया जाता है। जो कच्चे तेल के कुएं प्राप्त होते हैं खुदाई से, वहां पे जो गैसीय मिश्रण होता है वहां से भी हम लोग मीथेन गैस को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों ने मीथेन गैस और मीथेन गैस प्राप्त कहाँ से होता है इसके बारे में देखें। आगे हम लोग बात करते हैं मीथेन गैस बनाने की विधि। बनाने की विधि या निर्माण की विधि में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रयोगशाला विधि। मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि की अगर हम बात करें तो इसमें सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराया जाता है, और सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराने पर मीथेन गैस और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक ना, मीथेन गैस और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैसे जरा देखिए तो, सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराने पर मीथेन गैस और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैसे, CH3 COO सिंगल बॉन्ड Na, ये आपका सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है। किसका? सोडियम एसीटेट। और इसकी अभिक्रिया हमको कराना है सोडा लाइम से। किससे कराना है बच्चों? सोडा लाइम से। ठीक ना, तो इसकी अभिक्रिया यदि आप सोडा लाइम से कराएंगे तो सोडा लाइम का क्या फार्मूला होगा? सोडा लाइम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। और जब हम लोग इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये मेथेन देता है और साथ में बनाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक ना, कैसे बना है जरा ध्यान से इस रिएक्शन को देखेंगे। देखिए, जितना हम ये घेर रहे हैं ना, ये पूरा एक कंपाउंड बनता है। ये बनाएगा आपका Na2CO3। देखो, दो सोडियम है, C O यहाँ पर है, एक ओ यहाँ पर, Na2CO3 जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और ये CH3 के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बना देगा? CH4 मेथेन गैस। ठीक ना, तो यदि हम लोग सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराएंगे तो मेथेन गैस और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि हम लोग मेथिल आयोडाइड की बात कर लें तो मेथिल आयोडाइड ना, मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया जिंक और कॉपर जो कण होते हैं, ठीक ना, जिंक के और कॉपर के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके साथ मेथिल एल्कोहल की अगर हम लोग उपस्थिति कर लें और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराए मेथिल आयोडाइड की, तो हमको मेथेन गैस और हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होता है ना। ऐसे जरा देखिए तो, यदि हमारे पास मेथिल आयोडाइड है CH3 सिंगल बॉन्ड I, ये होता है मेथिल आयोडाइड। इसकी अभिक्रिया हमको किससे कराना है? हाइड्रोजन से। किससे कराना है बच्चों? हाइड्रोजन से। किसकी उपस्थिति में? कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और आपको क्या लेना है? जिंक। साथ में होना चाहिए मेथिल एल्कोहल। क्या होना चाहिए? मेथिल एल्कोहल। और जब हम लोग इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चों? CH4 और साथ में क्या बनेगा? HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक ना, कैसे जरा ध्यान से देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं इनको इस प्रकार से लिखें तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करते हैं। ध्यान से देखिए, ये बीच के बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर देते हैं और बीच का बॉन्ड जब इस तरह से टूटेगा तो ये बनाएगा क्या? HI हाइड्रोजन आयोडाइड। CH3 के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा? CH4। क्या बनेगा बच्चों? CH4। तो मेथेन गैस और क्या बनता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक है एल्यूमिनियम कार्बाइड द्वारा। देखिए, एल्यूमिनियम कार्बाइड की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया यदि आप जल से कराते हैं तो मेथेन गैस और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कैसे जरा ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम कार्बाइड का फार्मूला सामने लिखा हुआ है आपके Al4C3। ठीक ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं Al4C3। इसका रिएक्शन आपको कराना है H2O से। किससे कराना है बच्चों? H2O से, जल से। तो बताओ ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH4 यानी मेथेन गैस और साथ में क्या बनेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है,
एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ये बना कैसे है जरा ध्यान से इसको समझते हैं। देखिए तो एल्यूमिनियम कार्बाइड की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम कार्बाइड में एल्यूमिनियम धातु है और कार्बन अधातु है। तो अगर आप इसको प्लस माइनस में तोड़ना चाहें तो बहुत आराम से प्लस माइनस में इसको आप तोड़ सकते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर 4 माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, कैसे? यहाँ पे दोनों एल्यूमिनियम कार्बाइड आपस में जुड़े हैं, 4 एल्यूमिनियम के कण हैं और 3 कार्बन के कण हैं, तो टोटल एल्यूमिनियम के ऊपर 12 प्लस होगा, कार्बन के ऊपर 12 माइनस होगा, आयन में टूट गया। उसी तरह से यदि हम इसको जल को आयन में तोड़ना चाहें तो हमको पता है H प्लस और क्या OH माइनस, जल में यही दो आयन होते हैं H प्लस और OH माइनस। अब यदि हमको रिएक्शन कराना है एल्यूमिनियम कार्बाइड से तो यहाँ पे 12 प्लस और 12 माइनस दिख रहे हैं, जबकि जल में अगर हम देखें तो जल में 1 प्लस और 1 माइनस दिख रहा है। तो हमको करना क्या है बच्चों, पहले तो इस आयन को बराबर करना है। यदि हम जल के आगे 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 12 प्लस देखने को मिलेगा और 12 OH माइनस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब करना क्या है, इसका प्लस उठाइए और इसके माइनस के साथ जोड़िए। देखिए ये प्लस है ना, तो ये माइनस के साथ जुड़ेगा यानी OH माइनस के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और कार्बन के ऊपर माइनस है तो ये हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो जरा जोड़िए। तो यदि हम यहाँ पे नीचे लिखें, एक कार्बन के ऊपर 4 माइनस है, एक हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी तो 4 प्लस होगा। तो ये आपस में CH4 बनाएंगे। ऐसे कार्बन की संख्या कितनी है? 3। तो 3 कार्बन, एक कार्बन के ऊपर 4 माइनस, तो 3 कार्बन के ऊपर 12 माइनस, यानी ये 12 प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना, 12 हाइड्रोजन हो जाएगा और 3 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, यदि हम एल्यूमिनियम की बात कर ले, एल्यूमिनियम की संख्या 4 है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना प्लस दिख रहा है? एक एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस है, तो OH के साथ जोड़ना है, एक OH के ऊपर 1 माइनस है, तो कितना OH जोड़ेंगे हम लोग? 3 OH जोड़ेंगे तब 3 माइनस होगा, बराबर होगा। उसके बाद एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम 4 होगा। और यहाँ पर OH की संख्या की अगर हम बात करें तो OH की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? OH की संख्या हो जाएगी आपकी 12। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक ना, तो ये आपका रिएक्शन होगा। ठीक ना, अब इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटा दिया जाए, ध्यान से देखेंगे, एल्यूमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कराए तो मेथेन गैस और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हम लोग अगले टॉपिक को अगली वीडियो में अब कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।